हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि हम पहले सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे टेंस का। देखो, आप सब जानते हैं कि टेंस का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। टेंस सच में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है टेंस, इसे हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन ये समझना भी तो ज़रूरी है। अब टेंस को पढ़ने के कई तरीके हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसे हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। टेंस, फिर से कहूँ, हिंदी में काल कहते हैं। देखो ध्यान से, ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द रहता है यहाँ पर टाइम और दूसरा शब्द रहता है सेंस। जब हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तो जाके ये टेंस बनता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ है टेंस, साइड में दो एरो बने हुए हैं, टाइम प्लस सेंस, तो इसी को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा है टाइम का और एक हिस्सा है सेंस का। अगर टाइम के नीचे देखें तो पहला वर्ड है प्रेजेंट, दूसरा वर्ड है पास्ट और तीसरा वर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान, पास्ट मतलब कि बीता हुआ समय और फ्यूचर मतलब कि आने वाला समय। दूसरी ओर सेंस को लेके बात करें तो चार सेंस निकल के आती हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 टेंसेस बन के सामने आते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल ये 12 हो गए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, टेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितना भी हम कुछ लिखते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है स्कूल स्टूडेंट्स को कि साइंस वो स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते वो हिंदी में हैं, समझते वो हिंदी में हैं, लेकिन उनको लिखना इंग्लिश में पड़ता है, तो वो चीज़ों को क्रैम करते हैं, मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें एटलीस्ट हिंदी से अंग्रेज़ी बनानी आती हो। तो उसी चीज़ में, उसी कड़ी में सबसे ज़्यादा सहायता करता है हमारी टेंस। अब टेंस से पहले सिंपल सेंटेंस भी समझना ज़रूरी है। सिंपल सेंटेंस और टेंस, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और उसमें आपको पता लगेगा कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या है। मैं हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस के अंदर या तो मेन वर्ब होती ही नहीं, और अगर मेन वर्ब होती है तो उसका वाक्य के सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होता। सिंपल में क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर नो मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं होती, और अगर हुई तो सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होगा। और टेंस के अंदर तो मेन काम ही मेन वर्ब का होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि टेंस के वाक्य को पहचानना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी की पहचान तो हमने बहुत जगह पढ़ी भी है और जब हम ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो अलग अलग जगह पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर इंग्लिश की पहचान ज़रूरी है। इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको फिर भी समझना है तो वापस उस वीडियो पर जाइएगा और उसे समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में सहायक क्रिया, और मेन वर्ब जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। तो इनको समझना ज़रूरी है। हिंदी में हम इसकी पहचान शब्द से करते हैं, लेकिन टेंस शुरू करने से पहले ये बातें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिफोर स्टार्टिंग टेंस यू मस्ट नो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना किसका, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। जब तक आपको वर्ब की तीनों फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, ट्रॉट, रिटन, ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको टेंस को समझने में दिक्कत होगी, टेंस बनाने में दिक्कत होगी, वाक्य को ट्रांसलेट करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी वर्ब की एक वीडियो या वर्ब का एक ऑडियो या वर्ब का एक PDF डाउनलोड कीजिए या पढ़िए, किताबों से पढ़िए, वर्ब की फॉर्म याद कीजिए। वर्ब की पहचान क्या होती है, किसी भी काम को करना वर्ब कहलाता है। जैसे आना वर्ब है, जाना वर्ब है, खेलना वर्ब है, सोना वर्ब है, रोना वर्ब है। पेन वर्ब नहीं है, पेन को तोड़ना वर्ब है, पेन से लिखना वर्ब है। तो वर्ब की पहचान कीजिए, उसकी सेकंड फॉर्म किस काम आती है, थर्ड फॉर्म किस काम आती है, उस चीज़ पर पढ़िए। अगर आपको फिर भी दिक्कत रहेगी तो मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो स्पेशल वर्ब के ऊपर बना कर दूंगा आपको। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस एंड टेंस।
मैंने जैसे कि अभी बताया कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में जो मुख्य अंतर है, जब तक हमें वही पता नहीं होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये वाक्य सिंपल सेंटेंस का है कि टेंस का है, क्योंकि हिंदी की पहचान तो हिंदी से ही होती है, वहाँ पर पहचान बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमें उसका अंतर पता होगा तो हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तीसरा है हाउ टू ट्रांसलेट फ्रेजेस। अब जब टेंस के वाक्य ट्रांसलेट करते हैं तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 4 चीज़ों पर मुख्य रूप से बात करते हैं। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसके अंदर ही चीज़ें अलग से जुड़ी रहती हैं, तो उन चीज़ों को समझना कैसे है, उन चीज़ों की ट्रांसलेशन कैसे करनी है। इसके लिए मैंने फ्रेजेस की वीडियो बनाई थी, आप उस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो डाउट्स मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगा। चौथी चीज़ आती है WH बेस्ड वर्ड्स। अब WH की जो मुख्य वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, हु, हुज, होम, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, और केवल ये नहीं, जब इनका प्रीपोजिशन जुड़ती है तो इनका मीनिंग, इनका प्रयोग कैसे होता है। जब वाक्य की शुरुआत में आएंगे तो क्या सेंस देंगे, जब वाक्य के बीच में आएंगे तो ये क्या सेंस देंगे, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 3 हिस्से हमें कैसे पहचानने हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस को हिंदी में देखते हैं, जो पहला शब्द होता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पहला शब्द सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार पहला शब्द ही सब्जेक्ट हो। तो इस चीज़ को भी हमें समझना ज़रूरी है। तो ये चारों चीज़ें, चारों पांचों चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें टेंस में समस्या होगी। तो फिर से कहूँगा कि टेंस पढ़ने से पहले, टेंस की शुरुआत करने से पहले, टेंस की ट्रांसलेशन करने से पहले आप इन पांचों चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कर लें। अभी हम टेंस शुरू करने से पहले इंग्लिश में पढ़ रहे थे हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेंस की पहचान हमें कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले बात आती है सेंस। सेंस मैंने कहा ना ऊपर है, जैसे ऊपर यहाँ भी मेंशन है कि 4 होती हैं, वही सेंस यहाँ लिखी है। सेंस मतलब 4, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इंडेफिनेट सेंस है, देखो, इंडेफिनेट सेंस वो कहलाती है जिसके अंदर या तो वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जैसे गोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे वेंट, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हो। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ब, गो, गोज, वेंट, कम, कम्स, केम, राइट, राइट्स, रॉट, इनमें से कोई भी वर्ब आती है तो वो इनडेफिनेट को सूचित करेगी। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब जो गो था वो बन गया गोइंग, जो कम था वो क्या बन गया, कमिंग, जो राइट था वो क्या बन गया, राइटिंग। ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए परफेक्ट। परफेक्ट में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी फॉर्म। जो गो है वो क्या बन जाएगा, गोन, जो राइट है वो क्या बन जाएगा, रिटन। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ गोइंग था तो यहाँ बीन गोइंग मिलेगा, वहाँ कम था, कमिंग था, तो यहाँ बीन कमिंग मिलेगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर हम इसे अच्छे से और समझ पाएंगे। आगे देखिए टाइम। एक थी सेंस, एक है टाइम। टाइम को जब हम समझेंगे तो टाइम को प्रेजेंट में अगर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, और कई बार बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस और एस सीधा आ जाता है। इस चीज़ को भी हमें समझना यहाँ ज़रूरी है। ऐसे ही पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज, वर, डेड, हैड और सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर में हम प्रयोग करेंगे विल और शैल का। तो ये तीनों चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, और जब इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें सेंटेंस समझ में आएगा। वो कैसे आएगा हम ज़रा देखते हैं, ध्यान से एक बार समझिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया हमने, ही विल गो देयर। मान लो ये एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो विल क्या है। विल हमें यहाँ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ से हमने इसको विल को क्या उठा लिया कि भाई ये तो फ्यूचर है। इतना क्लियर। गो, गो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, इनडेफिनेट में, तो ये टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट। आई बात समझ में।
तो इस तरह से हम इस चीज़ को पहचानेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। अब इस वाक्य में इज क्या है, जो बता रहा है प्रेजेंट को, तो इज हो गया प्रेजेंट। और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बीन तो नहीं है ना, तो यहाँ पर ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो पूरा टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है और समझना है। अब यहाँ पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें इन चीज़ों को जोड़ते हुए या टेंस करते वक्त या ग्रामर करते वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहली बात है पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर देखिए ध्यान से, इज एम आर, वोज वर, विल बी और शेल बी, इनके बाद मतलब ये सारे बी के रूप हैं। अगर मैं इनको एक वर्ड में लिखूं तो ये एक वर्ड में बी बन गया। बी का प्रेजेंट रूप इज एम आर, बी का पास्ट रूप वॉज वर, बी का फ्यूचर रूप विल बी और शेल बी। तो बी के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर कहीं पर लिखा मिले आई एम गो, तो ये वाक्य गलत है, ये वाक्य किसी भी तरह सही नहीं है। यहाँ पर लिखा मिले इसकी जगह आई एम वेंट, तो ये वाक्य भी पूरी तरह गलत है, पूरी तरह सही नहीं है। इस चीज़ को भी हम गलत कहेंगे। तो इसी तरह अगर डू, डज, डिड, विल, शैल, इनके बाद भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट इनके बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा। डू डज के बाद भी, डिड के बाद भी और विल शैल के बाद भी। आगे देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग एक वाक्य में एक ही बार हो सकता है और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग भी एक वाक्य में एक ही बार हो सकता है, उससे पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। जब भी वाक्य में हैज़, हैव, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब ये सारी चीज़ें, इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब की एक्सरसाइज आपको आपके ग्रुप मैसेजेस में मिलेगी। वहाँ पर आपको इसे पढ़ना है, समझना है। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना है। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं कहूँगा इसे बार बार कि अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तब ऑटोमेटिक आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपको वहाँ मिलेगी। और फिर कल जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर हम पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए, या फिर आप यूट्यूब पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं विद द नेम ऑफ नेहित कोयल। ओके, सो थैंक यू, अच्छे से कीजिएगा।